में क्या अंतर होता है, लास्ट क्लास में अपन ने ये पढ़ा था। अब इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे कि जो जैविक खाद होती है विभिन्न प्रकार की, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इनका निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, कि इनका निर्माण कैसे किया जाता है, इसको अपन अब आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गोबर की खाद। अब गोबर की खाद क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। तो घरेलू पशुओं, केवल किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन, गोबर की खाद के बारे में। तो घरेलू पशु जो होते हैं उनके मल मूत्र, उनके बिछावन का प्रयोग करके गड्ढों में बनाई गई खाद क्या कहलाती है, गोबर की खाद कहलाती है। तो मैंने जो आपको PDF नोट दे रखा है उसके अंदर साफ बता रखा है कि घरेलू पशुओं के मल मूत्र तथा उनके नीचे बिछाए गए बिछावन, यानी कि बिछावन आप जानते हो घास फूस जो बिछाई जाती है, बिछावन को गड्ढों में भर सड़ाकर तैयार की गई खाद क्या कहलाएगी, गोबर की खाद कहलाएगी। अधिकतर गाँव में इस प्रकार का क्या होता है, इस प्रकार से क्या बनाई जाती है, खाद बनाई जाती है। तो गोबर की खाद के बारे में अपन पढ़ेंगे। परिभाषा सीधी सी चीज, घरेलू पशुओं के मल व मूत्र उनके नीचे बिछाए जाने वाले बिछावन का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके, बिछावन का प्रयोग करके क्या की जाती है, जो खाद बनाई जाती है, गड्ढों में सड़ाकर जो खाद बनाई जाती है वो क्या कहलाती है, उसकी गोबर की खाद कहलाती है। अब गोबर की खाद में मुख्य 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं गोबर की खाद के, 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं, पहला होता है गोबर, दूसरा होता है इसके अंदर मूत्र, और तीसरा होता है बिछावन। क्या होता है, बिछावन। तो पहला होता है गोबर, दूसरा होता है मूत्र और तीसरा होता है बिछावन। तो गोबर, मूत्र और बिछावन तीनों का प्रयोग करके जो गोबर की खाद बनाई जाएगी वही वो क्या आगे आप प्रयोग करोगे, जैविक खाद के रूप में प्रयोग करोगे उसका। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गोबर के बारे में। तो गोबर मतलब कैसे समझेंगे आप, कि पशुओं से प्राप्त ठोस पदार्थ, किससे, पशुओं से प्राप्त ठोस पदार्थ जो क्या होता है, अघुलनशील व बिना पचे हुए पदार्थ युक्त होता है। जिसमें क्या होते हैं, अघुलनशील और बिना पचे हुए पदार्थ होते हैं, क्या कहलाता है, वो गोबर कहलाता है। यानी कि पशुओं से जो अघुलनशील व बिना पचे हुए पदार्थ जो प्राप्त होंगे वो क्या कहलाएगा, गोबर कहलाएगा। गोबर, ध्यान समझना, गोबर में नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, पोटेशियम में होता है और कुछ मात्रा में गौण व सूक्ष्म पोषक तत्व भी उपस्थित होते हैं। तो सीधी सी चीज, जो आपका गोबर है, गोबर एक तरीके से सभी पोषक तत्वों को लिए रहता है, जिसमें आवश्यक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तथा सूक्ष्म पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व सभी उपस्थित होते हैं। तो गोबर में क्या क्या मिलेगा, अघुलनशील पदार्थ, इसके अलावा इसके अंदर क्या मिलेगा, इसके अलावा इसमें क्या मिलेगा, अघुलनशील पदार्थ के अलावा इसके अंदर मिलेगा आपको जैसे आप ऐसे कह सकते हो, सारे पोषक तत्व अगर उपस्थित होंगे तो किसमें होंगे, गोबर में उपस्थित होंगे। ठीक है। अब सेकंड है इसके अंदर मूत्र। मूत्र पशुओं द्वारा उत्सर्जित होने वाला पदार्थ है, जिसमें रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ घुलनशील अवस्था में होते हैं। मूत्र में यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि पदार्थ होते हैं। यानी कि मूत्र एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक पदार्थों युक्त होता है। क्या होता है, रासायनिक पदार्थों युक्त उत्सर्जित पदार्थ होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, यूरिया भी होता है,
फॉस्फोरस भी होता है, पोटेशियम भी होता है। अब मैंने जो आपको पीडीएफ दी है उसके अंदर आपको इसकी मात्राएं दे रखी हैं, फॉस्फोरस कितना होता है, नाइट्रोजन कितना होता है, पोटेशियम कितना होता है और यूरिया कितना होता है, तो आपको वहाँ से वो रीड करनी है। ये सिंपल सा एक ऐसा कोई हार्ड टॉपिक नहीं है जिसको आपको रटना पड़े, कुछ करना पड़े, नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको केवल एक बार रिवाइज करना है। रिवाइज करते आपको इसमें समझने वाली बात, ऐसा कुछ भी नहीं कि जिसके लिए आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेना पड़ेगा, यार ये समझ में नहीं आ रहा। सीधी चीज़, गोबर क्या होता है, मूत्र क्या होता है। अब बिछावन आप जानते हो, तीसरा बिछावन, पशुओं के नीचे जो अपन घास फूस बिछाते हैं उनको, ताकि वो जो मूत्र का उत्सर्जन करें, गोबर का उत्सर्जन करें, तो वो क्या ना हो, वहाँ पर फैले ना। तो उसके द्वारा जो घास फूस के द्वारा जो सोखा गया जो उत्सर्जित पदार्थ है, वो जो पूरा कहलाता है, वो क्या कहलाता है, बिछावन कहलाता है। और बिछावन को क्या करते हैं, गोबर की खाद बनाने में प्रयुक्त करते हैं। तो 3 भाग यूज में लिए जाते हैं यहाँ पर, एक लिया जाता है गोबर, दूसरा लिया जाता है मूत्र और तीसरा लिया जाता है बिछावन। ठीक है, 3 भाग प्रयोग में लिए जाते हैं, गोबर, मूत्र और बिछावन। अब इसके अंदर देखो, बिछावन में अपन ने इसमें पढ़ा कि बिछावन जो नीचे घास फूस प्रयोग में ली जाती है वो सारी बिछावन कहलाएगी। अब बिछावन के रूप में क्या क्या प्रयोग में लेते हैं, जैसे आप जानते हो भूसा, चारा, पेड़ पौधों की पत्तियाँ आदि बिछावन के रूप में प्रयोग की जाती हैं। अगर आप बिछावन का प्रयोग करते हो तो गाय के नीचे, भैंस के नीचे, यानी कि आपके जो पशु जो जानवर हैं उनके नीचे जब वो प्रयोग करोगे तो उससे वायु संचार अच्छा रहेगा, क्योंकि वो क्या होता है, एक दूसरे से कण दूर दूर होते हैं, तो वायु संचार अच्छा रहता है। दूसरी चीज़, वहाँ पर आपको कीचड़ नहीं होगा, तो इन सब से भी छुटकारा मिलता है। और बाद में जब आप इसको फेंकने की जगह इसको आप क्या करो, गोबर की खाद बनाने में प्रयुक्त कर सकते हो। अब इसके बाद आपका टॉपिक है गोबर की खाद में उपस्थित पोषक तत्व। गोबर की खाद में नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, इसके अलावा तांबा, जिंक, मैग्नीज उपस्थित होता है। यानी कि इसमें N, P, K, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर, जिंक, मैग्नीज जैसे सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। तो गोबर की खाद में क्या क्या होगा, NPK तो होगा ही सही, इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर, जिंक और मैग्नीज भी उपस्थित होते हैं। गोबर की खाद में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा किस पर निर्भर करेगी, ध्यान समझना। ये तो उपस्थित होंगे, लेकिन ये किस मात्रा में होंगे, मात्रा किस पर निर्भर करेगी, पशु पर। यानी कि पशु किस नस्ल का है, पशु का आपने कैसे देखभाल किया है, पशु के द्वारा प्रयुक्त किए गए कार्य, उनकी आयु, उनको दिया जाने वाला चारा, ठीक है, बिछावन, जिस भी प्रकार का आप प्रयोग करोगे उसी प्रकार का क्या हो जाएगा, आपका इसकी मात्रा निर्धारित हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये सब सभी प्रकार के गोबर की खाद में मिलेंगे, चाहे आप किसी भी पशु से बनाओ, लेकिन इनकी मात्रा किस पर निर्भर करेगी, पशु की नस्ल पर। अच्छी नस्ल का होगा तो ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, उसकी आयु कम होगी तो ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, इसके अलावा आप अच्छा भोजन दोगे तो ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, क्योंकि गोबर में भी उसी प्रकार से पोषक तत्व, मूत्र में भी उसी प्रकार से पोषक तत्व उत्सर्जित होंगे। तो कहने का मतलब ये सब चीज़ें गोबर की खाद में रहती हैं, लेकिन किस पर निर्भर करती है इसकी मात्रा, पशु के नस्ल पर, आयु पर, दी जाने वाले भोजन पर, इन सब पर क्या की जाती है, इसकी मात्रा निर्भर करती है। ठीक है। अब अगला है गोबर की खाद तैयार करने की विधियाँ। इसके बाद का आपका PDF अभी आपके पास नहीं आया है, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास के ख़त्म होने के 5 से 7 मिनट बाद आपके पास इसका वीडियो आ जाएगा, ठीक है, PDF आ जाएगा। PDF को आप नोट कर लेना, लेकिन मैं अभी उसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा रहा हूँ कि गोबर की खाद तैयार करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो इसमें अपन पढ़ेंगे गोबर की खाद तैयार करने की विधियों में पहली विधि है आपकी वर्तमान विधि, दूसरी है आपकी संशोधित विधि। यानी कि इस विधि में कुछ कमियां थी
जिसको संशोधित करके क्या बना दी गई, आपके संशोधित विधि बना दी गई है। ठीक है, इसके अलावा आप अपन आगे पढ़ेंगे तीसरा, ट्रेंच विधि। ठीक है, और इसके बाद अपन आगे एक चीज और पढ़ेंगे कि इन सब में मेनली चीजें अपन एक ही चीज पढ़ेंगे कि ये सारी की सारी चीजें किसको बनाने की हैं, गोबर की खाद को बनाने की विधियां हैं। तो वर्तमान विधि तो है, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ कमियां थी जिसको किसने पूरा किया, संशोधित विधि ने पूरा किया। फिर उसके बाद एक और वैज्ञानिक थे ट्रेंच, उन्होंने एक विधि बनाई, ट्रेंच विधि। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे वर्तमान विधि। इस विधि में जानवरों के नीचे से मूत्र वाली मिट्टी, चारा व कुछ मात्रा में गोबर को एकत्रित करके एक गड्ढे में डाल दिया जाता है। सीधी सी चीज, जो जानवर होगा, जानवर के नीचे आप जानते हो बिछावन भी है, उसके अलावा बिछावन से पूरा रूप सोखा नहीं जाएगा उससे मलमूत्र को, तो क्या होगा, थोड़ा बहुत मृदा में भी जाएगा, तो उसके नीचे से मिट्टी भी ली जाती है, गोबर भी ले जाता है, चारा भी ले जाता है, इसके अलावा बिछावन भी ले जाता है। सबको इकट्ठा करके एक गड्ढे में डाल दिया जाता है और डाल करके इसको ऊपर से पैक कर दिया जाता है और सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब ये खाद के रूप में बदल जाती है तब इसको निकाल करके प्रयोग में लिया जाता है। ये एक सिंपल सा मेथड है। अब अपन इस विधि में सिंपल सी अपन ने बात क्या की कि आप क्या करो, पशु के नीचे से बिछावन ले लो, उसकी मृदा ले लो, उस जहाँ पर वो बैठता रहता है वहाँ से गीली मृदा जिसमें गोबर भी है, मूत्र भी है, सबको ले लो। इसके अलावा आप उसका चारा भी ले लो जो खाता है, इसके अलावा उसके बिछावन भी ले लो, यानी कि मूत्र, गोबर, बिछावन, मिट्टी सब लेकर के वहाँ से क्या डाल दो, आप गड्ढे में डाल दो और सड़ने के लिए छोड़ दो। और इसको सड़ने के बाद क्या प्रयोग करो, खाद के रूप में प्रयोग करो। लेकिन इस विधि में कुछ दोष थे। क्या थे? दोष थे जिसको पूरा किया गया किसके द्वारा, संशोधित विधि के द्वारा। इस विधि में क्या दोष थे, सबसे पहले उसको जानते हैं अपन कि अधिकांश गोबर का प्रयोग ईंधन के रूप में कर लिया जाता है, जिस कारण इस खाद में गोबर की मात्रा कम होती है। ध्यान समझना, आज अपन घरों में अपने जानवर हैं, क्या अपन सारा का सारा गोबर खाद के रूप में प्रयोग कर लेते हैं? नहीं, अपन उससे कुछ क्या करते हैं, कंडे भी बना लेते हैं, यानी कि जो अपन कहते हैं अपने हड़ौती भाषा में छाने बना लेना। इनको बना करके क्या करते हैं, अपन ईंधन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। तो सारा का सारा गोबर क्या होता है, खाद के रूप में प्रयोग नहीं जाता है, उसका कुछ भाग यानी कि लगभग 50% भाग किसके रूप में प्रयोग कर लिया जाता है, आप समझते हो, ईंधन के रूप में कर लिया जाता है। इसके कारण गोबर की खाद में गोबर की मात्रा कम होती है, जिससे अब एक चीज़ समझो, गोबर की खाद में गोबर ही नहीं होगा, कम मात्रा में होगा, तो क्या पोषक तत्व सही मात्रा में होंगे? नहीं होंगे। तो इसीलिए गोबर की खाद में गोबर की कम मात्रा उसमें क्या कर देती है, पोषक तत्वों की उपस्थिति को कम कर देती है, जिससे उसकी गुणवत्ता यानी कि गुण में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये मेन इसका दोष था जिसको पूरा किसने किया, संशोधित विधि ने। संशोधित विधि ने किया। अब संशोधित विधि को पूरा बोलते हैं संशोधित गड्ढा विधि। क्या है इसका पूरा नाम? संशोधित गड्ढा विधि। इस संशोधित गड्ढा विधि के अंदर आप सब पढ़ेंगे कि कैसे वर्तमान विधि को संशोधित करके संशोधित गड्ढा विधि में परिवर्तित किया गया। ठीक है, अब इस विधि को समझिए कि इस विधि में एक गड्ढा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? गड्ढा बनाया जाता है, और इस गड्ढे में एक पशु के लिए 1 मीटर गहरा और 2 मीटर चौड़ा व 3 मीटर लंबा। अब समझना, आपके पास एक पशु है तो आप उससे गोबर की खाद बनाना चाहते हो, किस विधि से? संशोधित विधि से। तो आप उसके लिए 1 मीटर तो गहरा, 2 मीटर चौड़ा, ठीक है, यानी कि आप कैसे कर सकते हो, जैसे ठीक है, ये है, तो ये गड्ढा है जो बना रखा है जमीन में 3D रूप में अपन ने इसको। तो अपन क्या कर रहे हैं, इस गड्ढे में बनाने के बाद में अपन क्या कह रहे हैं कि गड्ढा कितना होना चाहिए, गड्ढे की जो गहराई है, ये वाली गहराई, वो
गहराई होनी चाहिए 1 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर। चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? ये वाली चौड़ाई जो है, ये जो चौड़ाई है ये कितनी होनी चाहिए? 2 मीटर। और ये जो लंबाई है इसकी, ये कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर। यानी कि यदि आपके पास एक पशु है तो उससे आपको गोबर की खाद बनानी है तो 1 मीटर गहरा, 2 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा आपको क्या बनाना पड़ेगा? गड्ढा बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास पशु ज़्यादा हैं तो उसी आधार पर आप इसको क्या करते चलो, बढ़ाते चलो। जैसे आपके पास 2 पशु हैं तो आपको फिर गहराई कितनी कर देनी है? 2 मीटर। कितनी कर देनी है? 2 मीटर। और उसके बाद चौड़ाई कितनी कर देनी है? 4 मीटर। और लंबाई कितनी कर देनी है? 6 मीटर। तो कहने का मतलब जैसे जैसे पशु बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्या करना है? इसकी गहराई, लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाते जाना है। ठीक है। अब जो अपन ने ये बनाया है गड्ढा, ये क्या होता है? एक पशु द्वारा कितने वर्ष में भरता है? 1 वर्ष में भर दिया जाता है। अगर पशुओं की संख्या अधिक है तो आप इसको क्या कर सकते हो? उस हिसाब से आगे गड्ढे को बढ़ा सकते हो। लेकिन अब ध्यान समझना, अब आपके पास 2 पशु, 3 पशु, 4 पशु, 5 पशु है तो 5 पशु में आप 5 मीटर गहरा यानी कि 15 फीट गहरा बनाएंगे आप। 5 फीट का मतलब कितना हो गया? 15 मीटर। 15 फीट। तो क्या आप 15 फीट गड्ढा खोदेंगे? और एक चीज समझो, 15 फीट गड्ढा तो खोद दिया आपने, चौड़ाई एक पशु पर 2 मीटर थी तो 5 पशु पर कितनी हो गई? 10 फीट, 10 मीटर। 10 मीटर यानी कि 30 फीट। आप इतना लंबा चौड़ा गड्ढा कहाँ बनाएंगे? तो अगर पशुओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इनके गड्ढों को क्या कर देते हैं? अलग अलग कर देते हैं। मतलब जैसे अगर आपके पास 6 पशु हैं तो 3 पशु का एक गड्ढा बना दिया, 3 पशु के लिए एक गड्ढा बना दिया। तो इसमें अगर पशुओं की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो गड्ढे को ज़्यादा गहरा, लंबा चौड़ा नहीं करके क्या कर देते हैं? पशुओं की संख्या को डिवाइड करके उसके आधार पर, पशुओं के आधार पर ही क्या कर देते हैं आप? 2 प्रकार, 3 प्रकार के गड्ढे, 3 अलग अलग गड्ढे या 2 अलग अलग गड्ढे पशुओं की संख्या के आधार पर बना देते हैं। तो कहने का मतलब एक पशु के लिए ये, अधिक पशुओं के लिए आप अगर इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ाते हो तो आप 2 या 3 पशु तक सफिशिएंट है ये। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाते हैं पशुओं की संख्या तो आप क्या करोगे? फिर गड्ढों की संख्या भी बढ़ाओगे। ठीक है। इसके बाद आगे अपन पढ़ते हैं कि रेतीली भूमि में गड्ढा पक्का बनाया जाता है जिससे पोषक तत्व रिसाव के द्वारा नष्ट नहीं हो। समझना ध्यान से, अगर अपन बात करते हैं अपने यहाँ की मिट्टी चिकनी मिट्टी है, ज़्यादा कुछ भी उसमें से पोषक तत्व कहीं पे भी नहीं जाएंगे क्योंकि रिसाव बहुत कम होगा। तो मेनली क्या करा जाता है कि गड्ढे को नीचे ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहाँ पर क्या हो? मृदा चिकनी हो, जहाँ पर रेतीली मृदा नहीं हो। तो रेतीली मृदा है, अगर आपको ऐसी जगह मिली है जहाँ पर रेतीली मृदा है, आपको वहाँ गड्ढा बनाना है तो आप क्या करोगे? रेतीली मृदा में कैसा बनाओगे? पक्का गड्ढा बनाओगे। यानी कि नीचे से आप क्या करोगे? गड्ढा खोद दोगे। गड्ढा खोदने के बाद जैसे अपना टैंक बनाते हैं ना जमीन के अंदर पानी का, इस प्रकार से टैंक बनाओगे, ईंटों के द्वारा उसको चुनोगे, उसका प्लास्टर किया जाएगा ताकि उसमें से रिसाव होकर के पोषक तत्व कहाँ नहीं जाए? मृदा में नहीं जाए। चिकनी भूमि में गड्ढा पक्का या कच्चा बनाया जाता है। अपनी जैसे काली मृदा है, चिकनी मृदा है, तो अपने यहाँ पर पक्का या कच्चा गड्ढा बना सकते हैं। ठीक है। पक्का गड्ढा बनाते हैं तो ये रहेगा कि 100% उसमें से कोई भी पोषक तत्व नहीं जाएगा। लेकिन कच्चा अगर आप बनाते हो सिंपल सा, यानी कि केवल मृदा से लेप लगा करके उसको बंद कर देते हो, तो ऐसा नहीं कि उसमें से पोषक तत्व। लेकिन हाँ, अगर रेतीली मृदा है तो आपको पक्का गड्ढा बनाना ही पड़ेगा। अगला, गड्ढे को ऊंचे व छायादार स्थान पर बनाया जाता है। मतलब गड्ढे को आप कहाँ बनाओगे? ऊंचे स्थान पर। क्यों? क्योंकि जब आप देखते हो कि अगर आपने ऊंचे स्थान पर यहाँ पर गड्ढा बना रखा है तो पानी यहाँ पर आके रह जाएगा। ऐसा नहीं होता कि गड्ढे में पानी आकर के भर जाएगा। तो इसीलिए जो आपको क्या करना है? गड्ढे को हमेशा ऊंचे और छायादार स्थान, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा धूप दे दी तो उसकी वजह से उसके पोषक तत्वों में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। क्योंकि क्या होगा? जब धूप पड़ेगी उस पर, धूप पड़ने से क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन होगा। यानी कि वाष्पोत्सर्जन नहीं कह सकते अपन इस चीज़ को, वाष्पन क्रिया होगी। जल उसमें से क्या होगा? उड़ करके जाएगा। तो जल के साथ साथ क्या जाएगा? वहाँ से जल के साथ साथ आपके पोषक तत्व भी क्या हो जाएंगे? वायु में उड़ करके चले जाएंगे। तो इसीलिए आपको गड्ढा क्या बनाना चाहिए? ऊंचे स्थान पर और छायादार
वहाँ से क्या ना हो, मृदा के रिसाव के साथ में न जाए। दूसरी चीज़, गड्ढे के अंदर से कोई पदार्थ बह करके न जाए, वाष्पन क्रिया न हो, ये सारी चीज़ें न हो, ताकि पोषक तत्वों की हानि न हो। ठीक है, ये तो गड्ढे को बनाने का तरीका है, कैसे स्थान पर बनाना है, कब कितने साइज का बनाना है, पशुओं की संख्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब गड्ढे को कैसे भरना है, इससे पहले जो अपन ने वर्तमान विधि में पढ़ा उसमें कोई तरीका नहीं है आपको गड्ढा कैसे बनाना है। आपकी मर्जी पड़े जैसा गड्ढा खोदो, उसके अंदर जहाँ मर्जी पड़े जहाँ खोदो वहाँ डाल दो उसको, बस आपकी मर्जी पड़े जैसे करो। लेकिन इस संशोधित गड्ढा विधि में आपको गड्ढा जो बनाना है एक सही उसमें बनाना है, सही मापदंड में बनाना है और सही जगह पर बनाना है, ताकि पोषक तत्वों की कमी न हो। अब इसके बाद में गड्ढे को भरने के लिए भी आपको क्या करनी है, एक निश्चित विधि का प्रयोग करना है। निश्चित विधि में आपको क्या करना है, इस विधि में ध्यान से समझना कि सबसे पहले चारे या बिछावन की 10 से 20 सेंटीमीटर की परत बिछाई जाती है। ठीक है, जो आपने चारा है या बिछावन जो पशुओं के नीचे से प्राप्त करोगे उसकी 10 से 20 सेंटीमीटर की परत बिछाओगे। क्या बिछाओगे, सबसे पहले चारा या बिछावन की 10 से 20 सेंटीमीटर मोटी परत उसके अंदर बिछाओगे। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करोगे, बिछावन की परत के पश्चात गोबर व मूत्र की परत बिछाई जाती है। इसकी गोबर व मूत्र दोनों को एक साथ मिलाकर के 75 से 100 सेंटीमीटर मोटी, कितनी मोटी परत, 75 से 100 सेंटीमीटर मोटी परत को बिछाया जाता है। मतलब सबसे नीचे ये कितनी मोटी परत, 10 से 20 सेंटीमीटर, फिर गोबर व मूत्र की परत 75 से 100 सेंटीमीटर और फिर ध्यान समझना, दो परत बिछा दी आपने, बिछावन की और मल मूत्र की। इसके बाद आप पुनः 75 से 100 सेंटीमीटर की बिछावन की, यानी कि पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत किसकी बिछानी है आपको, वापस से बिछावन की। लेकिन ये परत कितनी होनी चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर। पहली परत कितने की थी, 10 से 20 सेंटीमीटर। लेकिन इसके बाद जो तीसरी परत बिछाओगे आप कितनी मोटी होनी चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर की। अब ये आपने 3 परत बिछा दी, इसके बाद दोबारा से आपको क्या करना है, चौथी परत गोबर की बिछानी है। यानी कि देखो, पहले बिछावन की बिछाई, फिर गोबर की बिछाई, फिर बिछावन की बिछाई, फिर गोबर की बिछाओ, फिर बिछावन की बिछाओ। ठीक है, इस प्रकार से आप अल्टरनेट दोबारा बिछाते जाओगे। देखो, बिछावन गोबर, बिछावन गोबर। बस याद रखना है, पहली बार जो आप बिछावन की परत बिछाओगे वो 10 से 20 सेंटीमीटर की होगी और उसके बाद की जितनी भी बिछावन की परत होगी वो कितने सेंटीमीटर की होगी, 75 से 100 सेंटीमीटर की। यानी कि जितनी गोबर व मूत्र की परत होगी दोनों को मिलाकर के आप गोबर और मूत्र को मिलाकर के परत बिछाओगे 75 से 100 सेंटीमीटर की। गोबर ज़्यादा होना चाहिए, मूत्र कम होना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो उसकी परत कैसे बनाओगे, तो गोबर ज़्यादा और मूत्र कम होना चाहिए। तो याद रखना कि चारे या बिछावन की पहली परत जो होती है वो 10 से 20 सेंटीमीटर की होती है, दूसरी परत गोबर व मूत्र की 75 से 100, तीसरी परत वापस से बिछावन की लेकिन 75 से 100। अब यहाँ पर वापस गोबर की वो मूत्र की परत आएगी कितनी, 75 से 100 और दोबारा बिछावन, इसके बाद फिर बिछावन आएगा। लेकिन एक ही बार आपको इसकी बिछानी है, बाकी के टाइम कितनी बिछानी है, इतनी। तो यानी कि सबसे नीचे वाली परत 20 से कितनी सेंटीमीटर आपकी, 10 से 20 सेंटीमीटर, बाकी की सारी परतें उसके बाद कितनी बिछानी है, 75 से 100 सेंटीमीटर। अब आपने 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदा है, कितना, 1 मीटर का। तो आप 1 मीटर यानी कि 3 फुट के समथिंग हो गया, 3 फुट में आपको ये परतें बिछाते हुए जाना है। कब तक बिछाना है, जब तक कि जैसे आपका ये गड्ढा है और ये भूमि की सतह है, तो गड्ढा आप जमीन में खोदोगे तो ये भूमि की सतह है, जब तक कि गड्ढे के अंदर भूमि की सतह से 50 सेंटीमीटर तक ऊपर न उठ जाए। यानी कि आप बिछाते आ रहे हो, बिछाते आ रहे हो, बिछाते आ रहे हो, लेकिन आपको कितना ऊपर जाना है, भूमि की सतह से 50 सेंटीमीटर, कितना, 50 सेंटीमीटर ऊपर तक। तो कहने का मतलब आपको गड्ढा भरना स्टार्ट करना है 10 से 20 सेंटीमीटर बिछावन की परत से, और इसको स्टार्ट करके अल्टरनेट क्रम में
कर देना है, समतल कर देना है इसको। क्या कर देना है? समतल कर देना है। जैसे यानी कि ऊपर से ये समतल हो गया। अब समतल होने के बाद में इसके ऊपर आपने परतें बिछा दी। कहाँ तक बिछा दी? जमीन की सतह से 50 सेंटीमीटर ऊपर तक। कितनी? 50 सेंटीमीटर ऊपर तक जमीन सतह से। किस सतह से? जमीन सतह से 50 सेंटीमीटर ऊपर तक आपने परत बिछा दी। तो अब आप क्या करोगे? इसके बाद में आपको क्या करना है? यहाँ पर इसके बाद आपको मृदा को लेना है। किसको लेना है? मृदा को। मृदा को लेकर के उसको आपको पानी से घोल करके हल्का सा, और आपको कितनी सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर के ऊपर इसके ऊपर एक परत बिछा देनी है। क्या कर देना है? 10 सेंटीमीटर की इसके ऊपर एक परत बिछा देनी है, जिससे क्या हो जाएगा? वो पैक हो जाएगा। अब मृदा इसलिए ली अपन ने क्योंकि मृदा क्या करेगी? उसमें वायु का संचार आसानी से होने देगी, क्योंकि वायु संचार नहीं होगा तब तक वो क्या नहीं होगा? गोबर की खाद सड़े बनेगी नहीं, क्योंकि जब तक वो आपने गोबर बिछावन लिया है वो सड़ेगा नहीं, तो गोबर की खाद में परिवर्तित नहीं होगा। इसके बाद आपको 5 से 6 माह तक, कितने माह? 5 से 6 माह के बाद में इसको देखना है, और इसमें क्या होगा? गोबर की खाद सड़ करके तैयार हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है कि जो अपन मृदा ऊपर 10 सेंटीमीटर की बिछा रहे हैं, इस पर पानी को आपको हल्का हल्का छिड़कते रहना है, ताकि वह वहाँ से चटके नहीं, क्योंकि चटक जाएगा तो वो ऊपर से मृदा क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, बिखर जाएगी, और बिखरने से उसमें क्या हो जाएगा? पानी जो आएगा सीधा सीधा जाएगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहना है, ताकि वो मृदा हल्की हल्की गीली रहे, नमी बनी रहे, वायु संचार सही प्रकार से होता रहे। तो आप इसको ध्यान से दोबारा समझ लो संशोधित विधि को, कि आपको गड्ढा बनाना है। दोबारा इसको एक बार शॉर्ट में समझ लो सारी चीज को। एक पशु के लिए चौड़ाई, गहराई, लंबाई। चौड़ाई होनी चाहिए 2 मीटर, गहराई होनी चाहिए 1 मीटर, लंबाई होनी चाहिए 3 मीटर। ठीक है। अगर पशु की संख्या बढ़ती है तो आपको ये भी बढ़ाना है, चौड़ाई, गहराई और लंबाई भी उस हिसाब से बढ़ानी है। ठीक है। और अगर अधिक पशु हो जाते हैं तो आपको गड्ढों की संख्या को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? गड्ढों की संख्या को। कब? जब पशुओं की संख्या अधिक हो। क्या हो? पशुओं की संख्या अधिक हो। ठीक है। तो क्या करना है? गड्ढों की संख्या को भी आपको बढ़ाना है। ठीक, गड्ढों की संख्या होगी। अब इसके बाद बात करते हैं, कहाँ बनाना है? ऊंचे स्थान पर बनाना है और छायादार स्थान पर बनाना है, जिससे वाष्पन की क्रिया, अपमृदा अपरदन, ज़्यादा वायु प्रवाह से इसके अंदर से पोषक तत्वों की हानि न हो। ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर अपन ने पढ़ा कि कैसे भरते हैं गड्ढे को। तो गड्ढे को भरने के लिए सबसे पहले 10 से 20 सेंटीमीटर, कितनी? 10 से 20 सेंटीमीटर की या तो चारे की या बिछावन की परत बिछानी है। ठीक है। चारे की बिछाओ या बिछावन की। इसके बाद में 75 से 100 सेंटीमीटर की गोबर व मूत्र की परत बिछानी है, और उसके बाद फिर 75 से 100 सेंटीमीटर की बिछावन की परत बिछानी है। पहली बार बिछावन की परत 10 से 20 सेंटीमीटर होगी, और उसके बाद की सारी बिछावन की परतें कितनी होगी? 75 से 10। अब आपको इसको अल्टरनेट क्रम में बनाता जाना है, यानी कि आपने पहले बिछावन बिछाया, फिर गोबर, फिर बिछावन, फिर गोबर आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर बिछावन आ जाएगा बस। लेकिन बिछावन यहाँ के अलावा सभी जगह कितना होना चाहिए? 75 से 100 सेंटीमीटर का। ठीक है। अब इसके बाद में आपने गड्ढा भरना स्टार्ट किया, तो गड्ढे को आपको कहाँ तक भरना है? जब तक जमीन सतह से, ये जमीन की सतह ये वाली गड्ढे से, तो जमीन सतह से कितना ऊंचा ना हो जाए? गड्ढा भर करके 50 सेंटीमीटर ऊपर। कितना? 50 सेंटीमीटर ऊपर जब तक भरना है। फिर जब ये ऊपर हो जाता है तो मिट्टी का लेप, जो अपन जैसे घर पे लेपते हैं ना, वैसे